साथियों नमस्कार। टेक लीगल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों पिछले 2 दिनों से हमारे देश के किसानों का आंदोलन पुनः एक बार चालू हो गया है। इस आंदोलन के बारे में मैं आज इस वीडियो में आप लोगों से चर्चा करूंगा कि क्या किसानों की मांग किया जा रहा है, किसानों की मांग जायज है? क्या इस तरह का उपद्रव जैसा कि दिख रहा है, पूरा माने ट्रैक्टर वगैरह लेके भीड़ एकत्रित करना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में, क्या यह करना जायज है? किसानों की कौन कौन सी मांगे हैं, तथा हम आज स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो उनके द्वारा सिफारिश की गई है एमएसपी पर, हालांकि एमएस स्वामीनाथन के द्वारा कुल 6 सिफारिश की गई है। जिन 6 सिफारिशों में से एमएसपी भी एक सिफारिश है। इसके पूर्व 5 सिफारिशें भी बहुत ही एग्रीकल्चर सुधार से संबंधित सिफारिशें हैं, लेकिन एमएसपी पर जो उनकी रिपोर्ट है A2+FL A2 है, A2+FL है तथा C2+50% है। इस फार्मूला पर भी विचार करेंगे और आज हम यह भी चर्चा करेंगे कि एमएस स्वामीनाथन की सिफारिशें क्या लागू करने योग्य हैं कि नहीं है। इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसानों की मांग, इस आंदोलन का किसानों की मांग क्या क्या है। तो किसानों की मुख्य मांग है कि एमएसपी पर कानून बना दिया जाए। चलिए, यह मांग जायज है, एमएसपी पर कानून होना चाहिए और सरकार को बनाना भी चाहिए, इसको हम मानते हैं कि यह सही है। लेकिन दूसरा इनका जो कहना है कि पूर्व के आंदोलन में जो समझौता हुआ था 3 कृषि कानूनों को खत्म करने के लिए, हालांकि यह जो 3 कृषि कानून हैं, यह 3 कृषि कानून देश के किसानों की आय को दुगनी से भी अधिक करने के लिए यह बिल लाया गया था और इस बिल को लागू होने से निश्चित रूप से देश का किसान समर्थ हुआ होता, लेकिन किसानों के अड़ियल रुख के कारण सरकार उस बिल को वापस लेने के लिए विचार की और वापस लेने का वचन दिया। तो उसको इन लोगों का बोलना है कि जो समझौता हुआ है वह समझौता तत्काल लागू किया जाए। इसके अलावा इन लोगों का बोलना था कि जो आंदोलन के दौरान, जो पूर्व में आंदोलन किया गया था, उस आंदोलन के दौरान जिन किसान भाइयों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है, उन मुकदमों को रद्द किया जाए। बहुत सारे लोगों का रद्द हुआ है, लेकिन बहुत सारे किसानों का अभी रद्द नहीं हुआ है, तो उनको रद्द किया जाए। इसके अलावा इनका एक मांग और है जो हमें अप्रत्याशित लगता है, उचित नहीं लगता है। इनका एक मांग और है कि आंदोलन के दौरान जो जिन किसानों की मृत्यु हुई है, जो शहीद हुए हैं, उन किसानों का मुआवजा दिया जाए। यह मांग जो है, ये अप्रत्याशित मांग है। इस मांग पर अब देखिए, किसी व्यक्ति को आप जबरदस्ती टॉर्चर करके अगर उससे किसी काम को करवा लें तो यह एक अलग चीज है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो 1 साल आप लोगों का आंदोलन चला है। 1 साल के दरमियान निश्चित है कि किसी न किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होना संभव है। भाई 1 साल तक अगर 10,000 या 50,000 लोग एक जगह एकत्रित रहेंगे तो 50,000 लोगों में से निश्चित है कि कोई ना कोई बीमार भी होगा, किसी न किसी की मृत्यु भी होगी, और ऐसी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु होगी, नेचुरल मृत्यु होगी। हालांकि मृत्यु कभी नेचुरल नहीं होती, कोई ना कोई बीमारी के कारण ही होती है, लेकिन वह मृत्यु चाहे वो घर में रहे, चाहे वो जंगल में रहे, चाहे हड़ताल में रहे, कहीं भी रहेगी, मृत्यु होना संभव है। तो 750 किसानों की मृत्यु हुई है, ये सभी मृत्यु प्राकृतिक मृत्यु है। अब इनका मुआवजा मांगना, वो भी जबरदस्ती अड़ियल रूप से, ये हमको मांग इन लोगों का उचित नहीं लगता। लेकिन फिर भी जो मांग है वो हम मांग आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। इसके अलावा 5वीं मांग इन लोगों का है कि किसानों का कर्जा माफ किया जाए। अब किसानों का कर्जा माफ करने वाला भी मांग जो है, यह भी उचित प्रतीत नहीं होता। क्यों उचित प्रतीत नहीं होता? क्योंकि किसान जो है, हकीकत में जो किसान है, पहले किसान का परिभाषा निर्धारित कर दिया जाए कि कौन किसान है। देखिए, किसान स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी, उस सिफारिश में स्पष्ट किसान की क्राइटेरिया
बोला गया था और उसमें यह भी बोला गया था कि आज 54% किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 से 2.5 एकड़ जमीन है और 10% किसान ऐसे हैं जिनके पास 90% जमीन है। यानी कि 10% लोगों के पास पूरे एरिया का, पूरे कृषि योग्य भूमि का 90% भाग 10% लोगों के पास है और इन्हीं 10% लोगों के द्वारा लोन लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है। तो किसान पहले इस मुद्दे को कर्ज माफ करने से पहले निर्धारित करे कि आखिर किसान में आएगा कौन, कितने एकड़ तक का व्यक्ति किसान में आएगा। उससे अधिक वाला अगर है तो वह ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में आ जाएगा, उद्योग में आ जाएगा, उनका कर्जा माफ नहीं हो सकता। इस तरह का क्राइटेरिया बनाना चाहिए। बड़े किसान जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, जिनके पास 2-2 500-500 एकड़ जमीन है, ऐसे किसानों का कर्जा माफ करना छोटे किसानों के साथ अन्याय करने के समान है। इसलिए मैं कहता हूं कि यह भी मांग इनका तर्क संगत नहीं है। छठवां मांग इनका है कि मजदूर प्लस किसान जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई हो या 58 वर्ष क्रॉस कर लिए हों, उनको मासिक पेंशन दिया जाए 10,000 रुपया महीना। यह मांग कुछ हद तक सही है। इस मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि मजदूर और किसान को पेंशन मिलना चाहिए, यह जरूरी है। हाँ, पेंशन के एवज में सरकार कोई योजना लॉन्च कर दे, उस योजना के तहत कुछ पैसा जमा करवाए, लेकिन पेंशन मिलना, यह मांग इन लोगों का जायज है। इसके अलावा इनकी मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू किया जाए। तो उनकी 6 सिफारिशें हैं। 6 सिफारिशों में से कौन सी सिफारिशों को लागू करवाना चाहते हैं, यह भी स्पेसिफाई नहीं है। तो पहले स्पेसिफाई कर लें कि कौन से सिफारिशों को लागू कराना चाहते हैं। पहला सिफारिश अगर देखें हम स्वामीनाथन आयोग का, तो पहला सिफारिश था कि जमीन का जो असमान वितरण हुआ है, यानी देश हमारा स्वतंत्र होने के बाद जमीनों का वितरण सही ढंग से नहीं हो पाया है, असमान वितरण हुआ है, तो जमीनों का समान वितरण किया जाए। जो भूमिहीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, उनको जमीन अवेलेबल कराया जाए। ये उनकी पहली सिफारिश थी। तो कौन सी सिफारिश लागू किया जाए यह स्पष्ट नहीं है, स्पष्ट करना चाहिए। 8वां इनका जो मांग है भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। भूमि अधिग्रहण का जो कानून 2013 में बना था, उसको लागू कराया जाए। ये लागू कराने के हम पक्ष में है, मैं समर्थन करता हूं, यह अच्छी मांग है। इसके अलावा ये कि इनकी और भी अच्छी मांग है, 9वां जो है, इन लोगों का कहना है कि मनरेगा जो है, हालांकि मनरेगा जो है हमारे देश में, पूरे देश में चल रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार सबसे अधिक अगर कहीं हुआ है तो मनरेगा में ही हुआ है। क्योंकि मनरेगा में जो स्कीम है, जो भी मनरेगा में जिन मजदूरों का कार्ड बना है, जॉब कार्ड बना है, उन मजदूरों का इस योजना के तहत 150 दिन की मजदूरी फ्री में मिलती है, चाहे काम पंचायत में हो या ना हो। 150 दिन की मजदूरी उनको लेने का अधिकार है। तो होता क्या है कि ग्राम पंचायतों में बहुत सारे सरपंच सचिवों के द्वारा अपने अपने लोगों को, जिन जिन लोगों का नाम है और जिनको जान लेते हैं कि हम इनके खाते में पैसा डाल देंगे तो ये हमारा पैसा वापस कर देगा, ऐसे लोगों के खाते में 150 दिन की मजदूरी डाल दी जाती है और फिर उनसे कुछ राशि उनको भी दे दिया जाता है जिनके खाते में डालते हैं, बाकी राशि उनसे ले लिया जाता है। तो यह एक तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार वाली स्कीम है। लेकिन फिर भी इसमें जो मांग है किसानों का, यह मांग हमको तर्कसंगत लगता है। यह जो मजदूरी 150 दिन की गारंटी मनरेगा में दिया गया है, उसको बढ़ा के किसानों का मांग है कि 200 दिन किया जाए। अब प्लस जब सबसे अच्छी जो मांग है, वो मांग है इनकी कि मजदूरी 700 रुपया पर डे दिया जाए। यह बहुत अच्छा मांग है, इस मांग का हम समर्थन करते हैं और सरकार को इसको तत्काल लागू करना चाहिए। क्योंकि आज मजदूर जो है वो निहायत ही गरीब है। अगर मजदूर के परिवार में अगर 2 व्यक्ति हैं, पति पत्नी अगर मनरेगा में काम करें दिन भर दिहाड़ी, तो उस मजदूरी से अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकती है, यह स्पष्ट है। तो मजदूरी जो है मजदूरों का 700 रुपया पर डे होना चाहिए। अब ये 200 रुपया की गारंटी सरकार करे या न करे, लेकिन 700 से नीचे अगर कोई भी मजदूरी आज देता है किसी भी मजदूर को, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने का भी प्रावधान सरकार को करना चाहिए। यह मांग बहुत ही अच्छी मांग है।
इसके अलावा 10वीं मांग अगर हम किसानों का देखें तो 10वीं मांग है विद्युत संशोधन विधेयक 2020 में जो संशोधन किया गया है इलेक्ट्रिसिटी में, उस संशोधन में जो टैरिफ रेट बढ़ाया गया है उसको रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं। तो यह भी मांग कुछ हद तक सही है, चलो मांग मान लेते हैं कि ये रद्द किया जाए। लेकिन इनमें से बहुत सारे मांग जो हैं हमको उचित प्रतीत नहीं होते, ये अप्रत्याशित मांग हैं और ऐसे मांगों पर विचार सरकार को कदापि नहीं करना चाहिए। हाँ, आप जबरदस्ती आप जोर डालेंगे तो सरकार कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन ये उचित मांग नहीं है। अब जो लड़ाई मुख्य रूप से हमारा चल रहा है स्वामीनाथन आयोग के बारे में। तो साथियों, स्वामीनाथन आयोग की स्थापना, इसकी जो माने आयोग का जो गठन हुआ था, ये हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ था। 2004 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था और इसमें हमारे एम.एस. स्वामीनाथन अध्यक्ष थे। उनके अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई थी कि आप सर्वे करें कि माने कौन कैसे कैसे प्रयास किया जाए ताकि किसान जो रोज आत्महत्या कर रहे हैं उनके आत्महत्या पर विराम लगे, आखिर उनकी समस्या क्या है। ये सब जानने के लिए स्वामीनाथन आयोग का 2004 में गठन किया गया और नवंबर 2004 से लेके अक्टूबर 2006 तक के बीच में ये स्वामीनाथन जी के द्वारा कुल 6 रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 6 रिपोर्टों में से 5 रिपोर्ट तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन एक रिपोर्ट की मांग उसी समय से चली आ रही है और वह रिपोर्ट है एमएसपी। तो एमएसपी पर स्वामीनाथन जी ने 3 कैटेगरी बनाए थे। 3 कैटेगरी के अनुसार माने किसानों का एमएसपी तय करने का वो सिद्धांत बनाए थे। पहला वो बनाए थे A2। A2 क्या है कि A2 में जितना लागत है आपका, मजदूरी हो गया, सिंचाई हो गया, बीज हो गया, केमिकल हो गया, इन सारे लागत को जोड़ने के बाद किसान का एमएसपी तय करने का प्रावधान था A2 में। दूसरा कैटेगरी वो बनाए थे A2 प्लस FL। A2 प्लस FL में वही कुल लागत हो गया। A2 माने कुल लागत, मजदूरी, बीज, केमिकल, सिंचाई, जो भी लागत है A2। अब प्लस FL का मतलब है कि परिवार के सदस्यों के मेहनत का भी अनुमानित लागत। अब चूंकि किसी भी परिवार में अगर किसानी होता है तो उस परिवार के सारे लोग उस किसानी में व्यस्त रहते हैं, कहीं ना कहीं सहयोग करते हैं, तो उन परिवार के सदस्यों का भी अनुमानित लागत इसमें जोड़ दिया गया था। तो यह कैटेगरी बन गई थी A2 प्लस FL, जो कि आज हमारे देश में यही कैटेगरी लागू है, यही कैटेगरी चल रही है। तीसरा कैटेगरी जो बनाया गया था स्वामीनाथन जी के द्वारा और जिसको लागू कराने के लिए किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं, वह कैटेगरी कुछ हद तक अच्छी है, लागू करना चाहिए, सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। उस कैटेगरी में है कि आप C2 लागू करेंगे। C2 का मतलब है कि A2 प्लस FL तो लागू होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ जमीन का जो रेंट हो गया, आप जो उसमें कृषि उपकरण वगैरह जो खरीद के लाए हैं, ब्याज से लाए हैं, पैसा से लोन लेके लाए हैं, तो उस लोन पर जो ब्याज आप दे रहे हैं उस ब्याज को भी उस लागत में जोड़ा जाए। माने जमीन का रेंट प्लस जो उपकरण लग रहे हैं उन उपकरणों का ब्याज भी उसमें जोड़ा जाए। उसको जोड़ने के बाद जो लागत आती है उस लागत का 1.5 गुना यानी 50% अधिक किसानों का भुगतान किया जाए। तो यह मांग बहुत जायज था, लेकिन इस मांग में अभी थोड़ा क्लियरिफाई सरकार को करना चाहिए कि हम परिवार के आय जो अनुमानित लागत है परिवार के सदस्यों का, उनका हम कितना मजदूरी निकालते हैं, भाई एक परिवार कितना का मानते हैं। बहुत सारे परिवार 10 मान संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसके घर में 20-20, 25-25, 30-30 लोगों का भी परिवार है। अब बहुत सारे छोटे परिवार भी हैं, तो कितने परिवार में कैसे आए आप उनका
उनकी मजदूरी कैसे आप अनुमान लगाते हैं, कितने लोगों की अनुमान लगाते हैं, इसका क्राइटेरिया निर्धारित किया जाए। और इसके अलावा इन लागत पर जो है, जो A2 है, हम अगर A2 प्लस FL देखें, A2 प्लस FL के हिसाब से आज हमारे देश में जो MSP है वह लगभग 2155 रुपया, अगर हम गेहूं का देखें तो 2155 रुपया होता है। अब इसमें अगर 2155 रुपया है, अब 2155 रुपया में हम जमीन का रेंट जोड़ दें, अब जमीन का रेंट चूंकि सरकार निर्धारित करेगी, अब प्लस उसमें जो उपकरण हैं, उपकरण परचेज करने में जो जितना राशि लगा है उस राशि का ब्याज जोड़ दें, तो यह कहीं ना कहीं जमीन का रेंट जोड़ने पर यह जो 2155 रुपया है यह निश्चित रूप से दूना हो जाएगा। क्योंकि जमीन इतनी सस्ती नहीं है, जमीन का आप मालियती निकालेंगे, मालियती निकालने के बाद उसका आप रेंट निर्धारित करेंगे, 1 एकड़ जमीन का आप किस हिसाब से आप उसका रेंट देते हैं। वैसे भी 1 एकड़ जमीन में लगभग 40-50 हजार रुपए रेंट से तो कम जाएगी नहीं। तो उसके हिसाब से आज जो लागत होना चाहिए किसानों का, वो जो 21 रुपया आज MSP है, 21 का जस्ट दूना हो जाएगा। क्योंकि अगर हम रेंट जोड़ दें तो 21 से माने 40 हो जाएगा। अब 40 का 50% यानी लगभग 60 रुपए के हिसाब से हो जाएगा। लेकिन इतना चीज देने के लिए फिर हमको यह भी तो देखना है कि जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, वो लोग फिर उतना कीमती अनाज को परचेज कैसे कर पाएंगे, कैसे खरीदेंगे, उनकी कैपेसिटी कैसे है। माने दोनों पहलुओं को किसानों को देख के चलना चाहिए, तब आगे कहीं बात बनेगी। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है, जो स्वामीनाथन आयोग ने पहला सिफारिश किया था, उस सिफारिश पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जो जमीन का असमान वितरण है, बहुत सारे जमींदार ऐसे हैं जो किसानी नहीं करते हैं, जमीन उनके पास पड़ी है, किसानी नहीं करते हैं, या जो अधिया बटाई में किसानी करते हैं, तो ऐसे भी किसानों का कुछ न कुछ इसमें उनको भी लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। तो इसके अलावा मैं आज आप लोगों के समक्ष ये चर्चा किया किसानों से संबंधित, तो मेरे हिसाब से इन लोगों का मांग, कुछ मांग जायज है, लेकिन कुछ मांग जायज नहीं है, औचित्यपूर्ण नहीं है। उन मांगों के लिए मैं कहूंगा किसान संगठनों से कि पुनः विचार करें, यह मांग जायज नहीं है। हाँ, C2+50 वाला फार्मूला सही है, लेकिन C2+50 वाला फार्मूला के तहत महंगाई बढ़ेगी। तो महंगाई के लिए अगर आप C2+50 का फार्मूला लागू कराना चाहते हैं, तो जो सरकार आपको सब्सिडी देती है, एग्रीकल्चर लेने में सब्सिडी मिलता है, बीज वगैरह लेने में सब्सिडी मिलता है, वह सब्सिडी भी बंद करना पड़ेगा। वो सब्सिडी बंद हो जाएगा, आप ले लीजिए C2+50 का लाभ। तो इसी बातों के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।